मैं रोज़ अपने पति की शर्ट को अपने सीने से लगाकर सोती थी, मगर सारी रात मुझे कोई चीज़ चुभती महसूस होती। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बोले कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि मेरे पति को मरे हुए तो 8 साल हो चुके थे। मैं घर आ गई और रात को अपने पति की शर्ट लेने गई तो मुझे कुछ चुभन सी महसूस हुई। जैसे मैंने कमीज की जेब में हाथ डाला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके अंदर मेरा नाम प्रिया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन रीना की शादी थी। हम 2 बहनें और 1 भाई थी। यह हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि अपने जीजू से जूता चुराई में 25,000 लूँगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरी जीजू एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे, वो फौजी थे और देश की सेवा करते थे। अभी मैं अपने जीजू के जूते चुराने के बारे में सोच ही रही थी, तभी मुझे मम्मी कुछ परेशान सी लगी। मैंने उनकी आंखें सूजी हुई है। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है? मम्मी बोली, कोई बात नहीं है। मैंने पूछा, बताइए ना मम्मी। मेरे पूछने पर मम्मी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और मेरे हाथ में एक लिफ़ाफ़ा दे दिया। ये तो दीदी का ख़त था। दीदी उसमें लिखी थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। मम्मी, आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से नहीं भागी तो वह ज़हर खा लेगा और अपनी जान दे देगा। मम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह से घर छोड़कर जाने से आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो अपनी दीदी का लिफ़ाफ़ा पढ़कर काँपने लगी और मेरी आँखों से भी आँसू बहने लगे। मम्मी ने बोला कि प्रिया, तुम अपनी बहन की करतूत का पता था? मैं फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी, मैं भगवान कसम खाकर बोलती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वरना मैं दीदी को कभी ऐसा करने नहीं देती। मम्मी कहने लगी कि बेटा, हमारी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगा। बेटा, अपने पापा की इज़्ज़त को बचा लो और अपनी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे मम्मी से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली, मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं आपकी बात मान भी ली और ये शादी कर भी ली, तो खुद ही सोचिए, जब मेरे ससुराल वाले को पता चलेगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, या तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अपने पापा को मरते हुए देखना चाहती हो या फिर अपनी बहन की जगह दुल्हन बनना चाहती हो? मैं दुल्हन की जोड़े की तरफ देखा और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। वो नहीं जानते थे कि मैं दीदी नहीं हूँ, बल्कि प्रिया हूँ। कुछ ही देर बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुँची। मेरी सास मुझे मेहमानों में बैठाकर कुछ रस्में पूरा करना चाहती थी, लेकिन मेरे सर दर्द का बहाना बना लिया और कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। फिर राहुल ने अपनी माँ से कह दिया कि अब बाकी की रस्में सुबह कर लेना, और मुझे कमरे में लाकर बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठाया तो मुझे देखकर वो दंग रह गए। कुछ बोलने की हालत में वो भी नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत देर के बाद जो शब्द कहा, वो मेरे दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। वो बोले, तुम तो रीना की छोटी बहन प्रिया हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ बताओ। मैं रोते हुए बोली कि दीदी आज घर से भाग गई थी, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दीदी ऐसा कर सकती है? मम्मी को उनका खत मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, इसलिए उसके साथ घर छोड़कर भाग रही है। उस टाइम हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी पापा की इज्जत की खातिर मैंने सर पर दुपट्टा डालकर मंडप पर बैठ गई, तो राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, जब पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया, मम्मी ने शादी के टाइम ही खाना टेबल पर लगा दिया, ताकि खाने की वजह से किसी का ध्यान मेरे नाम की तरफ ना जाए। राहुल ने कहा, तुम इस तरह से घबराई क्यों हो? तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है? मैंने कहा, मुझे डर सता रहा है कि आप और आपके फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। फिर राहुल कहने लगे, प्रिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम इस बात की सबूत हो। इसके लिए काफ़ी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया और अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया। और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनाम होने से बचा लिया। तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो, परिवार के बारे में सोचने वाली लड़की हो। तुम्हें मुझे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो राहुल की बातें सुनकर हैरान हो गई। क्या सच कभी इतना भी अच्छा हो सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मुझे तसल्ली हो गई थी। अब राहुल ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया और कहने लगे कि तुम आराम से अपने घर में बात कर लो और अपनी माँ को बता दो कि राहुल को सब सारी सच्चाई पता चल चुकी है।
उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने घर पर मम्मी को फ़ोन लगाकर बात की तो मम्मी रोने लगी, कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बता दिया। यह सब जानने के बाद भी राहुल ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत सुबह ससुराल वालों को पता चली तो सब ने बहुत ऐतराज़ किया। मेरी सास तो कहने लगी कि बेटा इसे अभी की अभी डिवोर्स देकर अभी इस घर से निकाल दो। उनके माँ बाप को भी पता चला उनके माँ-बाप को भी तो पता चले कि धोखा नहीं चलेगा, यह रिश्ता नहीं है, यह रिश्ता हुआ है, नहीं कि जैसे दुकान से कोई चीज़ लेने गए हो और हमें दिखाया कुछ और दे दिया कुछ और। तब राहुल ने सबको तसल्ली दिलवाई। उसने सबसे कहा कि मुझे रीना से भी अच्छी प्रिया लगी। अगर आप में से किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर राहुल ने बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी भी किया था। यह सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया और रिसेप्शन पार्टी के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो मैंने महसूस किया कि मेरी सास अभी भी मुझसे नाराज़ ही रहती है, मगर राहुल ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखे। इसलिए आखिरकार मेरी सास का दिल भी पिघल गया। अब हम दोनों सास बहू में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति फौजी के स्पेशल ड्यूटी पर तैनात रहते थे और स्पेशल ड्यूटी वालों को तो कभी भी छुट्टी नहीं होती है, 24 घंटे ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वह मुझे घुमाने ले जाते, कभी शॉपिंग कराने के लिए ले जाते। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वह अपने ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे दिल से अपना लिया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैंने अपनी सास को बताया, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। बेटा, तुम ऐसा करो कि इस साल तुम राहुल के पास चली जाओ, मैं अपने मायके चली जाऊँगी। मेरे बेटे राहुल को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया है, तुम उसके पास जाकर आराम से रह सकती हो। राहुल को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा कि वो हमेशा मुझे मेरे पति से दूर ही रखेगी और वह उनके पास जाने नहीं देगी, मगर उन्होंने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। मेरी सास तो बहुत अच्छी निकली। मेरी सास ने उसी दिन राहुल को फ़ोन करके मेरे आने की खबर सुनाई। यह सुनकर राहुल तो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रिया को भी अपने साथ रहने का इंतज़ाम करो। रात को मुझे राहुल का कॉल आया और हम बहुत खुश लग रहे थे। वो कहने लगे, जब से मैंने खुशखबरी सुनी है तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं कल ही सारे इंतज़ाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे यह सब किसी सपने की तरह ही लग रहा था। खैर जो भी था, मैं बड़ी खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास ने मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सामूहिक तो राहुल के नंबर से ही फ़ोन आया। मैंने फ़ोन को उठाया तो वहाँ से किसी ने हेलो कहा, लेकिन यह आवाज़ तो मेरे राहुल की थी नहीं। मैं अचानक से घबरा गई और बोली, कौन हो? उधर से आवाज़ आई, आप राहुल के घर से बात कर रही हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपके पति राहुल देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह शब्द तो जैसे मुझ पर गोली की तरह से चल रहे थे। मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उन्हें भी अपने बेटे की शहीदी के बारे में पता चल गया। मैं उनके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। वो भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी। वह कहने लगी कि बेटा, अपने आँसू को छुपा लो, गम बिल्कुल भी नहीं करो, नहीं तो कोई भी तुम्हारे आँसू देखकर घबरा जाएँगे और अपने पति को देश की सेवा करने से रोक लेंगे। मैं तो उनके हौसलों को देखकर हैरान हो जाती। राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, मगर दिल था कि मानता ही नहीं था। मेरे पति राहुल बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे लोगों के सामने कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। उन्होंने मेरे माँ-बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत कर बैठती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मैं राहुल के बाद आपका सहारा बनूँगी। मेरे कमाने की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि
राहुल की पेंशन आने लगी थी और उसी से घर का खर्चा चल रहा था। मेरी सास अक्सर कहती थी कि राहुल का बच्चा होता तो हमारे गोद में खेल रहा होता और हमारे घर में इतनी उदासी नहीं होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश राहुल जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर चले जाते। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन मेरे माँ-बाप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि वह आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगी। कल को हम मर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी इजाज़त है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर जब इसकी शादी होगी तो मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैं उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया। मैं बोली, मम्मी, राहुल के जाने से पहले उनसे कहा था कि तू राहुल ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अपने मरे हुए पति की बात नहीं टाल सकती हूँ। मैं अपनी सास को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। फिर मम्मी और पापा ने मुझे ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए राहुल की बहुत सारी यादें थी। अब मैं हर रात राहुल की तस्वीर और उनके कपड़ों को गले से लगाकर सोती थी और उससे ढेर सारी बातें किया करती थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के 7 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की भी तबीयत सही नहीं चल रही थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि प्रिया, तुम अपना तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। उनकी बात को मैंने टाल दिया। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बेटा, तुम शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी आत्मा को शांति ना मिले और ऊपर मेरा बेटा मुझसे सवाल करे कि आप मेरी पत्नी को किसके भरोसे छोड़कर आई हो। मैंने सास से कहा, आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम भी लिया तो। अब मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी। जी घबराया करता था, मगर मैं अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन यह सब कुछ मेरी सास की निगाहों से छुपा नहीं था। पर वो कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें हर हाल में डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोली, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हो। यह खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं और मेरी सास दोनों हक्का बक्का रह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बता रही थी और सावधानियों के बारे में बता रही थी, मगर मेरे पल्ले कोई बात नहीं पड़ रही थी। मेरा दिमाग इस बात पर ही उलझ गया था कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि खैर हम दोनों सास बहू घर आ चुके थे। रास्ते में हम दोनों चुप रहे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मुझे तुमसे कोई भी गिला नहीं है। तुम इस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो बेटा, मेरा फ़िक्र मत करो। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ तो है। मैं अपनी सास को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, माँ, राहुल मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी लड़का था। उनके बाद मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा किसी आदमी से। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही है। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी जवान हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत तो है। अच्छा हुआ तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ। फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा, माँ, मैं राहुल की कसम खाकर बोलती हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया है। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, यह तो बहुत फ़िक्र की बात है, ना जाने हमारे घर पर कौन घात लगाकर बैठा है। मेरी सास कहने लगी, हमें मुजरिम को ढूँढना ज़रूरी है। आज ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊँगी। फिर देखते हैं कि यह सब है क्या, किसका किया धरा है। रात हुई तो हमने प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपनी सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 3 बजे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे कमरे में आया। उसके अंदर आते ही उसके हाथ में मुझे एक रुमाल नज़र आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने ही वाला था कि मैं उठकर बैठ गई। सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा पति राहुल ही था, मेरे सामने खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी सास कमरे में आ गई थी और अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह राहुल के गले लग गई। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राहुल कहने लगे, माँ, आप तो जानती हो ना, मैं एक फ़ौजी हूँ, फ़ौजी जासूस हूँ। मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता हूँ। जब उन दिनों मेरी शादी हुई थी तो मेरे बड़े ऑफिसर को पता चला कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं, जो रोज़ हमारे राज को जानने हासिल करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, पर मेरे ऑफ़िसर ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ेगा। यह हमारे मिशन का एक हिस्सा था। मेरे साथ जो लड़का मिशन में था, वह शहीद हो गया था। उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। उसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था क्योंकि उसे मिशन में मिशन पर मेरे उस क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की भी उम्मीद भी नहीं थी। यह हो भी सकता था कि मेरी लाश भी आपको नहीं मिलती, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि वह मिशन कामयाब हो गया और मैं बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने प्लान बनाया कि जब प्रिया प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप की तलाश करते-करते मुझ तक पहुंच जाएंगे। और आज वही हो गया। माँ, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। वह दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई और राहुल मेरे पास आए और बोले, मुझे माफ़ कर दो। मुस्कुराते हुए बोले, मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं कहने लगी, आपको पता नहीं है, ये 7 साल 8 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए हैं। बिना सहारे के मैंने अपनी ज़िंदगी के ये 7 खूबसूरत साल गम के हवाले कर दिए। राहुल कहने लगे, तुम बिल्कुल सच्ची हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपना बनाया था, जब तुम उस ज़िंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी। आज आज मैं घबराया हूँ और तुम मुझे अपना लो। उसके बाद मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और आज मैं 2 जुड़वा बेटी की माँ बन चुकी हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरा पति मुझे लौटा दिया और आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।